Hello everyone. Once again, welcome back to our online platform RNCC Nursing Coaching and ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। तो आज का जो अपना सेशन रहेगा वो रहेगा जीके जीएस और कुछ करंट अफेयर्स से रिलेटेड एमसीक्यूज हम यहाँ पे देखेंगे। जरा उसमें जीके जीएस के एमसीक्यूज अपने यहाँ पे रहेंगे, जनरल स्टडीज़ के बारे में अपन देखेंगे। और जो ये एमसीक्यूज अपने रहेंगे वो आपने जो आरआरबी के रिसेंट एग्ज़ाम्स के एमसीक्यू रहने वाले हैं सारे के सारे। तो चांसेस है कि उनका कुछ रिपीट एमसीक्यूज आपको अगर एग्ज़ाम में देखने को मिले तो ये अपने लिए बहुत अच्छी बात रहेगी यहाँ पे। तो शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को बिना किसी देरी के। एमसीक्यू है अपना, तो अगेन एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू आप सभी के सामने। इन 2010, इन रिकॉग्निशन ऑफ एन आउटस्टैंडिंग वैल्यू एंड वल्नरेबिलिटी, यूनेस्को रिकॉग्नाइज मुदिएट्टू, एक सेंचुरी ओल्ड रिचुअल ड्रामा ऑफ एज एन इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। केरला, तेलंगाना, कर्नाटका या फिर तमिलनाडु। तो देखिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो भी रिसेंट कुछ एग्जाम्स के अंदर जो आपका जीके जीएस से रिलेटेड एमसीक्यू पूछा गया है। तो देखो इसमें क्या पूछा गया आपसे कि 2010 में उत्कृष्ट मूल्य और इसकी इम्पोर्टेंस को देखते हुए, ठीक है, वल्नरेबिलिटी को देखते हुए यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज किया है किसको? मुदिएट्टू को। ठीक है, मुदिएट्टू क्या है? एक सदियों पुराना क्या है? रिचुअल ड्रामा है। ठीक है, अब ये जो है कहाँ से बिलोंग करता है कि इस ड्रामे को आपको जो है किसकी विरासत के रूप में मान्यता दी है? तो देखिए इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी की इसको मान्यता दी गई। इसका मतलब क्या हो गया? मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत। ठीक है, इसका क्या मीनिंग हो गया? मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत। तो इसकी यहाँ पे क्या दी गई है? इसको मान्यता दी गई है। ठीक है, ये जो है केरला से बिलोंग करता है, तेलंगाना से बिलोंग करता है, कर्नाटका से बिलोंग करता है या फिर तमिलनाडु से बिलोंग करता है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। देखिए वापस एक बार रिपीट कर देता हूँ। 2010 में इन 2010, इन रिकॉग्निशन ऑफ इस आउटस्टैंडिंग वैल्यू एंड वल्नरेबिलिटी, उत्कृष्ट मूल्य और वैधता को देखते हुए यूनेस्को रिकॉग्नाइज मुदिएट्टू ए सेंचुरी ओल्ड रिचुअल ड्रामा। तो यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज किया है एक सदियों पुराने अनुष्ठान नाटक को। नाटक कौन सा है? मुदिएट्टू को एक मान्यता प्रदान की है। और मान्यता क्या है? इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। मतलब इसका मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में इसको मान्यता दी है। तो ये कहाँ से बिलोंग करता है? केरला से, तेलंगाना से, कर्नाटका से या फिर तमिलनाडु से। क्या रहेगा अपना आंसर? तो देखिए अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को हम किस नाम से जानते हैं? तो इसको हम जानते हैं किससे? आईसीएच से। आईसीएच का मतलब क्या हो गया? इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज से। ठीक है, तो इसके अंदर दो टाइप की अपनी सांस्कृतिक विरासत होती है, एक होती है मूर्त, एक होती है अमूर्त। तो अमूर्त का मीनिंग क्या है यहाँ पे? जो आपको मूर्ति वगैरह के अंदर आपको नहीं देखने को मिलता है। और एक होता है मूर्त रूप। तो मूर्त रूप से हम क्या समझ सकते हैं कि जिनको हम छू सकते हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ताजमहल है, ठीक है, तो वो टच कर सकते हैं। लाल किला है, टच कर सकते हैं। ठीक है, अजंता एलोरा की गुफाएं हैं, हम वहाँ पे जा सकते हैं, फील टच कर सकते हैं उनको। तो वो होती है मूर्त रूप में। और ये क्या है? अमूर्त रूप में। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। ठीक है, ICH। तो ये जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का जो मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का जो नाटक है, कौन सा? मुदिएट्टू। तो ये कहाँ से बिलोंग करता है? तो राइट आंसर जो अपना यहाँ पे रहेगा वो रहेगा केरला। तो केरला से क्या करता है? बिलोंग करता है। नेक्स्ट आगे देखिए। नेक्स्ट देखिए, यहीं से आगे एक अपना एमसीक्यू बनता है कि टोटल ICH कितनी है इंडिया में। ठीक है, जो ICH का मतलब क्या? इंटेंसिबल कल्चरल हेरिटेज, मतलब अमूर्त सांस्कृतिक विरासत टोटल कितनी है? तो आंसर अपना जो यहाँ पे रहेगा वो क्या रहेगा? 15।
इसके अलावा एक और एमसीक्यू आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर कि वर्ल्ड हेरिटेज कितने हैं। वर्ल्ड हेरिटेज साइट कितनी है इंडिया में? ये है आंसर आपका 42। अब इसमें से इन 42 के अंदर से 34 जो है कितनी है कल्चरल कल्चरल साइट है। 7 साइट कौन सी है आपकी नेचुरल साइट, और एक जो बचती है वो कौन सी है मिक्स्ड साइट। ठीक है, तो ये आपकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंडिया में कितनी टोटल, तो 42 में से अगर आपको पूछ ले कि भाई कल्चरल साइट कितनी है, सांस्कृतिक जो साइट कितनी है, तो वो कितनी होगी 34। इसके अलावा आपसे पूछे नेशनल साइट कितनी है, सॉरी नेचुरल साइट कितनी है, तो वो है आपकी 7, और बाद में आपके पूछे मिक्स साइट कितनी है तो वो है 1। ओके, नेक्स्ट देखिए। चलिए इसके अलावा बात करते हैं, अभी रिसेंट में एक और एग्जाम में एमसीक्यू पूछा गया था। वो पूछा गया था कि इन 2008 में, ठीक है 2008 में किन आईसीएच को जो है इंक्लूड किया गया था आईसीएच में, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं इन 2008 में किन नाटकों को जो है आईसीएच में जो है यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। ठीक है, किन रिचुअल ड्रामा को जो है आईसीएच में इंक्लूड किया गया है, तो देखिए यहाँ पे क्या क्या एमसीक्यू बन सकता है। तीन तीन को यहाँ पे आईसीएच में इंक्लूड किया गया है। एक है वैदिक जप, इसके अलावा नेक्स्ट है रामलीला, एंड इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है कुटियाट्टम। और कुटियाट्टम कहाँ से बिलोंग करता है, तो केरला से। ठीक है, तो केरला से ये दो चीज़ें आपको एमसीक्यू में एग्जाम में पूछा सकती है। अभी देखो ये एमसीक्यू जो है पूछा गया था, तो हो सकता है केरला से जो है आपको नेक्स्ट इसके बारे में एग्जाम में पूछ ले। तो देखो वही है, टॉपिक से रिलेटेड हम कुछ चीज़ें पढ़ते हुए डिस्कस करते हुए चलेंगे आगे। तो अगर इनमें से एमसीक्यूज बनते हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो ये तो डिस्कशन हो गया 2008 से रिलेटेड जिनको आईसीएच के अंदर इंक्लूड किया गया था। नेक्स्ट आपसे पूछ सकते हैं 2010 में जिनको जो है आईसीएच के अंदर इंक्लूड किया गया था, तो ये यहाँ पे कौन कौन से आते हैं, तो यहाँ पे आते हैं नंबर 1 थिंग कालबेलिया। कालबेलिया कहाँ से बिलोंग करता है, सबको पता होना चाहिए, तो राजस्थान से बिलोंग करता है। ठीक है, इसके अलावा सेकंड जो अपने क्वेश्चन में है मुदियट्टू, तो मुदियट्टू को कब आईसीएच के अंदर इंक्लूड किया गया था, तो ये भी ध्यान रख लेना, तो 2010 में। इसके अलावा छऊ, इनको जो है 2010 में जो आईसीएच के अंदर इंक्लूड किया गया था। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, लाहो इज द डांस स्टाइल ऑफ विच स्टेट, लाहो किस राज्य की नृत्य शैली है, मणिपुर, सिक्किम, मेघालय या फिर केरला। मणिपुर, सिक्किम, मेघालय या फिर केरला। लाहो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। तो देखिए यहाँ पे अपना जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, मेघालय। ठीक है, तो मेघालय का जो ये फोक डांस है, ठीक है, क्या, लाहो। ठीक है, तो वो वहाँ के जो पीपल्स है वो जब भी यहाँ पे क्लाउड्स वगैरह को देखते हैं तो वो ऐसे कहते हैं कि लाहो, लाहो इसका मीनिंग क्या हो गया कि बरसों टाइप का ऐसा कुछ। ठीक है, तो वो कहाँ से बिलोंग करता है, तो मेघालय से ये जो है आपका बिलोंग करता है। तो कौन सी राज्य की नृत्य शैली है, आंसर क्या रहेगा, मेघालय। बाकी मणिपुर, सिक्किम, केरला अपने यहाँ पे इनकरेक्ट आंसर्स रहेंगे। तो जो मेघालय के जो भी किसान हैं, जो भी फार्मर्स हैं, तो जब वो बादलों को देखेंगे तो वो लाहो लाहो ऐसे करते हैं, तो उनको ऐसे रहता है कि हाँ ये जो है अभी बारिश होगी इनसे जो वगैरह जो है। ठीक है, तो लाहो इज द डांस स्टाइल ऑफ विच स्टेट,
मेघालय। तो इसके अलावा और हम डिस्कस कर लेते हैं कि मेघालय के अंदर जो है और कौन-कौन सी जो इस राज्य की जो आपकी नृत्य शैली है। तो यहाँ पे देख लीजिए एक बार। तो देखिए सबसे पहले एक तो हो गया आपका लाहो, ठीक है? लाहो का मीनिंग आओ वगैरह। तो ये जो है बारिश से रिलेटेड अपन यहाँ पे नृत्य जो है यहाँ पे किया जाता है। सेकंड जो है नोंगक्रेम, ठीक है? सेकंड क्या नाम है? नोंगक्रेम। इसके बाद में जो नेक्स्ट यहाँ पे इनका जो नृत्य शैली है वो है बेहंदीन खलम। नेक्स्ट जो है वो है सादसुक। नेक्स्ट खासी। नेक्स्ट वंगला। तो ये जो है कुछ और आपके जो आपके मेघालय स्टेट के जो है डांस स्टाइल है जिन्हें हम क्या कहते हैं नृत्य शैली। तो यहाँ तक अगर नहीं पता है तो देख लीजिए एक बार के लिए। अब इनको जो है अपन जैसे नर्सिंग की फील्ड से अपन है तो इनको जो है ज़्यादा आपको नहीं करना है क्योंकि आरआरबी वगैरह के अंदर ही ऐसे आपको एमसीक्यूज देखने को मिल सकते हैं। जैसे अदर एग्जाम्स भी हैं तो वहाँ पे ऐसे एमसीक्यूज आपको नहीं देखने को मिलते हैं क्योंकि वहाँ पे जीके जीएस का इतना ज़्यादा वेटेज नहीं रहता है। इसके अलावा देखो एग्जाम में एक बार ये भी पूछा गया था कि केरला के जो है क्लासिकल डांस वहाँ पे एक बहुत फेमस है जिसे अपन क्या बोलते हैं कथकली, ठीक है? एक हो गया कथकली, दूसरा मोहिनी नट्यम। तो ये दोनों वहाँ के क्या है क्लासिकल डांस। कहाँ के? केरला के। तो देखो यहाँ पे जो डांस स्टाइल वगैरह या फिर फोक डांस वगैरह क्लासिकल डांस वगैरह यहाँ से एग्जाम में एमसीक्यू बनते रहते हैं। तो बस थोड़ा सा इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है? तो जो अट्टियम वगैरह ये सब जो है केरला साइड से आपको बिलोंग करेंगे। तो अगर ऑप्शंस के अंदर कुछ आपके नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के स्टेट रहेंगे तो आप थोड़ा वहाँ से समझ सकते हो। चलिए आगे देखिए। तो नेक्स्ट एमसीक्यू अपना गंगूबाई हंगल was mainly associated with whose house? पटियाला, आगरा, बनारस या फिर किराना। तो देखिए गंगूबाई हंगल का संबंध मुख्य रूप से किस घराने से था? तो ये भी एमसीक्यू जो है एग्जाम में पूछा गया है रिसेंट के अंदर। तो देखो अपन एमसीक्यूज वही डील कर रहे हैं जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो या तो उन टॉपिक को थोड़ा हम डिस्कस कर रहे हैं या फिर वो एमसीक्यू हम डायरेक्टली देख के आगे बढ़ेंगे, ठीक है? जिनमें लगेगा कि हाँ यहाँ पे डिस्कस करना नीड है तो वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। चलिए, तो गंगूबाई हंगल वॉज मेनली एसोसिएटेड विद हुज हाउस। तो कहाँ जो कौन से घराने से जो ये बिलोंग करते हैं? पटियाला, आगरा, बनारस या फिर किनारा। तो यहाँ पे देखो करेक्ट आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा? किराना, ठीक है? तो किराना जो है घराना है। तो इसका संबंध यहाँ पे कहाँ से है? उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में भी कहाँ पे? मुजफ्फर, ठीक है? तो राइट आंसर जो आपका क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए ये घराना क्या होता है, ठीक है? जैसे हाउस का मतलब घराना, जैसे किराना घराना, ठीक है? तो अब इसका मतलब क्या है? घराने का क्या मतलब है कि जैसे कोई जैसे टीचर है, ठीक है? सिंपल लैंग्वेज समझेंगे कि वो टीचर है, उसने अपने शिष्यों को जिस जगह पे बैठ के किसी एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट के लिए या फिर एक स्पेशल डिवाइस को प्ले करना सिखाया, जैसे फॉर एग्जांपल ढोलक बजाना सिखाया किसी ने वहाँ पे या फिर तबला बजाना सिखाया, ठीक है? तो वो वहीं से क्या हो गया? घराना बन जाता है वहाँ से कि हाँ यहाँ पे स्टार्टिंग हुई थी उसकी। तो वैसे ही गंगूबाई हंगल में वॉज मेनली एसोसिएटेड विद हुज हाउस। तो आपका आंसर क्या रहेगा? किराना घराना, ठीक है? तो किराना घराना कहाँ पड़ता है? मुजफ्फरनगर, जो कि कहाँ पे है? यूपी में है। ओके, तो इस प्रकार से हम पढ़ेंगे एक जे स्टोरी के रूप में, ताकि अपनी कोशिश रहेगी भी कम से कम टाइम में आपको जो है ये थोड़ा बहुत याद रहे एग्जाम तक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट आपको जो है इस किराना हाउसेस से ही हम कुछ एमसीक्यूज देखते हैं। तो किराना हाउसेस के जो है फाउंडर कौन है? तो आंसर आपका क्या रहेगा? करीम खान।
तो यहाँ से तो नाम ही एकदम सिमिलर हो रहे हैं, किराना करीम, ठीक है, अपन नहीं भूलेंगे इसको। नेक्स्ट जो आपको एमसीक्यू पूछते हैं कि मेजर इसके जो आर्टिस्ट कौन है, ठीक है। तो मोस्ट आर्टिस्ट जो कौन है, जो फेमस हुए हैं, उनके भी नाम देख लेते हैं एक बार। तो देखिए, मेजर जो इसके अंदर आर्टिस्ट थे, एक तो है बलदेव सिंह बाली। सेकंड है यहाँ पे अब्दुल वाहिद खान। नेक्स्ट आते हैं भीमसेन जोशी। और नेक्स्ट आते हैं उपेंद्र भट्ट। तो इसमें से एमसीक्यू एक बार पूछा गया है किससे रिलेटेड, भीमसेन जोशी से रिलेटेड, ठीक है। तो भीमसेन जोशी है कौन से घराने से बिलोंग करते हैं, तो ध्यान रखना ये आपको बिलोंग करते हैं किससे, किराना हाउसेस से। जो फाउंडर कौन है, करीम खान। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। तो आरआरबी के लिए जो हम यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं एमसीक्यूज वगैरह का, तो देखो इसके लिए इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए न्यूज़ है। तो आरआरबी स्पेशल क्रैश कोर्स जो है हमने यहाँ पे कंटिन्यू कर रखा है, ठीक है, जिसमें क्रैश कोर्स के रूप में आपको जो है यहाँ पे रहेगा, क्रैश कोर्स रहेगा, इसके अंदर आपको 400 प्लस वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा डेली का जो है आपका यहाँ पे जो है एक जो वीडियो जो लाइव रहेगा इसके अंदर, और रिकॉर्डेड भी रहेगा, ठीक है, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, ठीक है। ऐप के ऊपर ये सारा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो क्या है, आरआरबी स्पेशल क्रैश कोर्स है, जिसमें आपको क्रैश कोर्स में वीडियोस वगैरह वहाँ पे उपलब्ध रहेंगे। इसके अलावा इसमें 120 स्पेशल टेस्ट सीरीज का जो प्लान है वो इसी के अंदर क्या है, इंक्लूड है। तो इन सब के लिए क्या करना है आपको, जस्ट अपनी ऐप को जो है आरएनसीसी नाम से आप जब आप सर्च करोगे प्ले स्टोर पे, तो आपको वहाँ पे अपनी ऐप मिल जाएगी। तो वहाँ से जो आप इस क्रेश कोर्स को जो है एनरोल कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा बाकी कुछ फर्दर इन्फॉर्मेशन आपको अगर इसके लिए चाहिए, तो आप हमारे सपोर्टिव नंबर को कॉल और मैसेज कर सकते हो, 24/7 आप कभी भी कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, ये है अपना आरआरबी स्पेशल डेली लाइव टेस्ट सीरीज प्लान। तो वहाँ पे तो अभी पहले मैंने समझा है वो था क्रैश कोर्स प्लस टेस्ट सीरीज, जिसमें टेस्ट सीरीज आपको वहाँ पे मिल जाएगी उसमें। और ये जो है यहाँ पे क्या है, देखो आरआरबी स्पेशल डेली लाइव टेस्ट सीरीज प्लान, ठीक है। तो इसके अंदर क्या मिलेगा, टोटल आपको 120 आपको टेस्ट पेपर मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा ध्यान रखना ये कैसा रहेगा आपका एग्जाम पैटर्न पे, ठीक है। एग्जाम पैटर्न आपकी टेस्ट सीरीज रहेगी। इसके अंदर जो है 70 तो आपको जो है नर्सिंग के आपको एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे। इसके बाद में 10+10+10 करके आपको नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट के आपको यहाँ पे एमसीक्यू मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। टोटल इसके अंदर कितने हैं, 80 मॉडल टेस्ट है। इसके बाद में 40 यहाँ पे जो है सब्जेक्ट और टॉपिक बेस्ड टेस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इस टेस्ट के अंदर जैसे सपोज आप आज एनरोल कर रहे हो, तो इसके अंदर जो पहले के जो टेस्ट है वो आप यहाँ पे मल्टीपल अटेम्प्ट्स के लिए आप दे सकते हो, सेव्ड आपके टेस्ट में मिल जाएंगे वो सब, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो अभी आज यहाँ से ज्वाइन कर रहे हो तो आज के बाद के टेस्ट आप यहाँ पे दे पाओगे, ऐसा नहीं है। जो प्रीवियस टेस्ट है वो भी आप आराम से दे पाओगे, तो वो भी मल्टीपल अटेम्प्ट्स के लिए, तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी इस टेस्ट की, इन टेस्ट सीरीज की वजह से। तो आप जरूर इनको एक बार कंसिडर कर सकते हैं। हरशंकर भट्टाचार्य इज द मास्टर ऑफ, हरशंकर भट्टाचार्य जी किसके मास्टर हैं, ठीक है, या फिर किसके उस्ताद हैं, वोयलिन, संतूर, स्टैंड इंस्ट्रूमेंट या फिर सितार के। क्या रहेगा अपना करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे स्ट्रेंज इंस्ट्रूमेंट के बारे में किसी को नहीं पता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, सितार, सॉरी सारंगी। इसको हम क्या बोलते हैं, सारंगी। सितार तो आपका ऑप्शन डी में है, इसको हम क्या बोलते हैं, सारंगी, स्ट्रिंज इंस्ट्रूमेंट। क्या रहेगा अपना करेक्ट आंसर। तो क्या आंसर रहेगा अपना, देखिए करेक्ट आंसर जो रहेगा अपने यहाँ पे वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, सितार, ठीक है। सितार से हर शंकर भट्टाचार्य जी किसके मास्टर थे, तो सितार के जो ये मास्टर थे। तो यहाँ पे तो अपना आंसर बन गया हरशंकर भट्टाचार्य जी
कौन से किसके मास्टर हैं, ठीक है, तो सितार के। अब सितार से और क्या एमसीक्यू बन सकते हैं कि और कौन कौन मास्टर हैं सितार के, तो ध्यान रखिएगा। फर्स्ट वन पंडित रविशंकर, सेकंड जो है निखिल बनर्जी, थर्ड जो है वो कौन है, विलायत खान, एंड फोर्थ जो है वो है अरविंद पारेख। और भी रिसेंट में एग्जाम में जो है अरविंद पारेख से रिलेटेड आपको एमसीक्यू पूछा गया था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखने हैं, सितार से रिलेटेड आपको और पूछा जाए कि जैसे पंडित रविशंकर इज द मास्टर ऑफ, तो आंसर क्या रहेगा, सितार। तो बस ये अपना यहाँ पे एमसीक्यू कंप्लीट होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू, अच्छा, आगे बढ़ने से पहले पहले एक बार देख लेते हैं वोयलिन के रिलेशन में कौन यहाँ पे मास्टर है। तो ध्यान रखना, वोयलिन का पूछे तो के सुब्रमण्यम, और के वेदनाथन। इसके अलावा संतूर के बारे में पूछे तो ध्यान रखना, संतूर के लिए शिव कुमार शर्मा। और सेकंड कौन है इसके अंदर, भजन सोपोरी। एंड लास्ट में है आपका क्या, सारंगी, स्ट्रेंज इंस्ट्रूमेंट। तो ये तो आप सबने नाम भी सुना होगा, बंदू खान। तो ये इसके बारे में एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, इन विच स्टेट इज चिरिथाई फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। तो चिरिथाई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, पंजाब, तमिलनाडु, राजस्थान या फिर मेघालय। तो चिथिरई जो फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेशन किया जाता है, तो देखिए यहाँ पे जो अपना यहाँ पे आंसर करेक्ट रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। ठीक है, तो तमिलनाडु से जो है चिथिराई फेस्टिवल यहाँ पे जो है सेलिब्रेशन किया जाता है। इसके अलावा देख लीजिए तमिलनाडु से और कौन कौन से सेलिब्रेशन होते हैं। तो देखिए फर्स्ट हो गया चिथिराई, सेकंड है यहाँ पे चित्रार्थी, नेक्स्ट है जल्लीकट्टू, नेक्स्ट पोंगल, महामहम, ये भी तमिलनाडु से बिलोंग करता है, तमिलनाडु में इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। और एक है पुंथुडू, जिसे न्यू ईयर ऑफ तमिल भी कहते हैं। तो ये एग्जाम में पूछा गया है। जल्लीकट्टू के ऊपर तो मूवी भी बनी हुई है, तो ये तो जो है पता ही होगा। इसके अलावा आपका चिथिरई, चित्रार्थी, जल्लीकट्टू, पोंगल, महामहम और पुंथडू, ये सारे के सारे जो है इस फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट किए जाते हैं, तो आंसर अपना जो रहेगा क्या रहेगा, तमिलनाडु। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, व्हेन डिड इंडिया विन द वर्ल्ड कप टाइटल इन हॉकी फॉर द फर्स्ट टाइम। इंडिया का जो है फर्स्ट टाइम जो है हॉकी यहाँ पे जो है का खिताब कब जीता था, मतलब विश्व कप का खिताब कब जीता था हॉकी
स्पोर्ट में? इन 1975, 1978, 1971 या फिर 1982? तो भारत ने पहली बार हॉकी में विश्व कप का खिताब कब जीता था? ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए, करेक्ट आंसर जो अपना रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, 1975। तो 1975 में किससे विन किया था? ये ध्यान रखना, पाकिस्तान से। और कितनी लीड रही? 2-1 से। ठीक है, 2-1 से यहाँ पे जो है लीड रही थी। और ये कौन से वर्ल्ड कप में रहा है? हॉकी का फर्स्ट वर्ल्ड कप, सेकंड वर्ल्ड कप, थर्ड वर्ल्ड कप? तो ध्यान रखना, थर्ड वर्ल्ड कप में था। होस्ट कौन कर रहा था इसको? मलेशिया। और इसका जो है कैप्टन कौन था इसका? अजीत पाल सिंह। ठीक है, तो जो फर्स्ट टाइम वर्ल्ड कप जीता था हॉकी में, तो उसके कैप्टन कौन थे? अजीत पाल सिंह। कहाँ पे होस्ट हुआ था? तो होस्ट कहाँ पे हुआ था? मलेशिया में। किससे जीते थे इंडिया? तो जीते थे पाकिस्तान से। ठीक है, किस गैप से? 2-1 के गैप से, जो यहाँ पे देखने को मिला। तो ये तो है यहाँ पे कौन सा वर्ल्ड कप? थर्ड वर्ल्ड कप था। अब आपसे पूछ ले, फर्स्ट हॉकी वर्ल्ड कप कब देखने को मिला? तो 1971 में। और कहाँ पे हुआ था? होस्ट कौन कर रहा था इसका? तो बार्सिलोना। कहाँ पे है बार्सिलोना? स्पेन। चलिए, नेक्स्ट एमसीक्यू अपना। नेक्स्ट, एक बार आगे बढ़ने से पहले ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में भी। तो क्या है अपना 6 मंथ डेली रेगुलर टेस्ट सीरीज का प्लान है, जिसमें आपको टोटल 180 टेस्ट मिलेंगे। और ये जो है आपके स्पेशली रहेंगे किसके लिए? नॉसेट 8 के लिए। तो नॉसेट 8 की कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं जो भी स्टूडेंट्स, उनके लिए ये टेस्ट सीरीज अपनी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही रहती आई है। और आगे भी जो है आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो क्यों यहाँ पे हेल्पफुल रहेगी? क्योंकि देखो, एक तो यहाँ पे 6 मंथ डेली रेगुलर टेस्ट सीरीज आपके यहाँ पे ली जाएगी अकॉर्डिंग टू नॉसेट का एग्जाम पैटर्न है उसके अकॉर्डिंगली। ठीक, काफ़ी आपका अच्छा टू द पॉइंट एमसीक्यूज अपने देखने को मिलेंगे। प्रैक्टिकल एमसीक्यूज वगैरह वो सब इसके अंदर हमने इंक्लूड कर रखे हैं। ठीक है, एज प्रीवियस जो पेपर हुआ था उसके अंदर भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा है अपनी टेस्ट सीरीज का। तो ये एक उसके लिए अपनी यहाँ पे क्या है, टेस्ट सीरीज है। तो यहाँ पे जो है एमसीक्यू प्रैक्टिस करके अपनी जो डेली टेस्ट प्लान है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा ये जो अपना शेड्यूल है, इस शेड्यूल के अकॉर्डिंगली क्या होंगे यहाँ पे? इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे टेस्ट वगैरह कंडक्ट करते हैं अपन। जो नवंबर के अंदर हमने यहाँ पे शेड्यूल बनाया हुआ है, नवंबर मंथ के अंदर हम क्या क्या टेस्ट कंडक्ट करवा रहे हैं। तो उसमें यहाँ पे देखो, 1 नवंबर से क्या स्टार्ट था? ओटी अनेस्थेसिया एयरवे मैनेजमेंट। तो देखो, ये जो हमने यहाँ पे परफॉर्म कर लिया है। ठीक है, सपोज आप नवंबर मिड में अगर आप यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हो या फिर नवंबर स्टार्टिंग में ज्वाइन कर रहे हो, तो जो पेपर हो चुके हैं वो आप मल्टीपल अटेम्प्ट्स के लिए अवेलेबल रहेंगे। तो आप आराम से दे सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अकॉर्डिंगली देखो, प्री नोट सेट मंडे टू अपना जो यहाँ पे फ्राइडे जो है, आप जो है सिस्टम वाइज अपना यहाँ पे टेस्ट पैटर्न रहता है। इसके अलावा एवरी सैटरडे संडे प्री नोटसेट एग्जाम, नोटसेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे एग्जाम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। खूब सारे बच्चों के अंदर आपको अपनी लाइव रैंकिंग देखने को मिलेगी। नेगेटिव मार्किंग वगैरह सब जो पैटर्न है वो आपका यहाँ पे नोटसेट के अकॉर्डिंग ही रहेगा। तो ये जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इनको ऑन एनरोल किया हुआ है, तो आपको एक एनालिसिस मिलेगा प्रॉपर एक्यूरेट कि मैं जो कहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ इन सब बच्चों के अंदर। ठीक है, तो ये था अपने कुछ टेस्ट सीरीज से, क्रैश कोर्स से रिलेटेड छोटा सा इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन अपने वीडियो क्रैश कोर्स में। इज ए वोकल फॉर्म ऑफ म्यूजिक फ्रॉम द स्टेट ऑफ पंजाब। तो आपसे पूछा गया है कि पंजाब का म्यूजिक फॉर्म क्या है? ठीक है, कव्वाली, गजल, टप्पा या फिर हैम? पंजाब राज्य से संगीत का मुख्य मुखर रूप क्या है? इज ए वोकल फॉर्म ऑफ म्यूजिक फॉर्म
द स्टेट ऑफ पंजाब, कि पंजाब से जो म्यूजिक आ रहा है उसका वोकल फॉर्म कैसा है, कव्वाली, गजल, टप्पा या फिर हैम। तो देखिए, कव्वाली क्या पंजाब का है? जी नहीं, बिल्कुल। गजल भी जो है पंजाब का नहीं है। करेक्ट आंसर क्या रहेगा? टप्पा। ओके, ऑप्शन नंबर सी अपना क्या रहेगा? करेक्ट आंसर रहेगा। इसके अलावा पंजाब से और कौन सा वोकल फॉर्म आपको देखने को मिलते हैं? तो जुगनी, जुगनी। ठीक है, इसके अलावा सुहाग, ये भी कहाँ से बिलोंग करता है? पंजाब से। इसके अलावा लोरियन, लोरियन भी कहाँ से है? पंजाब से। और घोरियन, ये भी कहाँ से बिलोंग करता है? पंजाब से। तो पंजाब से जो है टप्पा, जुगनी, सुहाग, लोरियन और घोरियन। तो ये कुछ यहाँ पे वोकल फॉर्म्स है जो इस प्रकार के म्यूजिक्स वगैरह यहाँ पे डेवलप होते हैं। कहाँ से? पंजाब राज्य से। नेक्स्ट एमसीक्यू, विच इज़ द ओल्डेस्ट टेनिस टूर्नामेंट इन द वर्ल्ड? दुनिया का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है? फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन, विंबलडन या फिर ऑस्ट्रेलियन ओपन? दुनिया में सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है? फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन, विंबलडन या फिर ऑस्ट्रेलियन ओपन? तो देखिए, टोटल 4 यहाँ पे ग्रैंड स्लैम होते हैं। ठीक है, टेनिस टूर्नामेंट में। ए में क्या होता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन। एफ से क्या होता है? फ्रेंच ओपन। बी से क्या होता है? विंबलडन। एंड यू से क्या होता है? यूएस ओपन। जैसे 2024 में जो है यूएस ओपन हो चुका है, मतलब इसका मतलब क्या है कि सबसे पहला कभी भी होगा जब ये टूर्नामेंट्स होते हैं, सबसे पहले कौन सा होता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन। उसके ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया, उसके बाद में कौन सा होता है? फ्रेंच ओपन होता है। फ्रेंच ओपन हो गया, उसके बाद में कौन सा होगा? विंबलडन होगा। विंबलडन हो गया, उसके बाद में कौन सा होता है? तो यूएस ओपन। इसी क्रम के अंदर ये जो है टूर्नामेंट्स यहाँ पे किए जाते हैं। ठीक है, तो अपना यहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा? ओल्डेस्ट टेनिस टूर्नामेंट जो है वो कौन सा है? तो करेक्ट आंसर जो रहेगा आपका वो है ऑप्शन नंबर सी, विंबलडन। तो ये कब से स्टार्ट हुआ था? तो 1877। यूएस ओपन कब देखने को मिला? तो 1881। ठीक है, इसके अलावा फ्रेंच ओपन कब देखने को मिला? 1891। और ऑस्ट्रेलियन ओपन कब देखने को मिला आपको? 1905 में। ठीक है, एग्जाम है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। ठीक है, ध्यान रखना, बहुत बार पूछा जा चुका है। तो विच इज़ द ओल्डेस्ट टेनिस टूर्नामेंट? करेक्ट आंसर विंबलडन। अब विंबलडन से और क्या एमसीक्यू बन सकता है कि ये जो है कहाँ पे प्ले होता है, इसका ग्राउंड कैसा रहता है? तो ग्रास फील्ड के ऊपर या फिर ग्रास कोर्ट के ऊपर जो है ये प्ले करते हैं। ठीक है, विंबलडन। तो घास पर कौन सा टेनिस टूर्नामेंट किया जाता है? तो आंसर आपका क्या रहेगा? विंबलडन। फ्रेंच जो है वो किसके ऊपर खेला जाता है? तो मिट्टी के ऊपर, मतलब सॉइल के ऊपर जो है खेला जाता है फ्रेंच ओपन। और जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है वो किस पे प्ले होता है? हार्ड कोर्ट के ऊपर प्ले होता है। और यूएस ओपन ये भी किस पे प्ले होता है? तो ये भी जो है हार्ड कोर्ट पे प्ले होता है। तो 2024 ऑस्ट्रेलियन ओपन हो चुका है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन
और जो है 2024 जो है किसने जीता, तो ध्यान रखना। मेल में जो है किसने इसको जो है वॉन किया है, जेनिक सिनर। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो इटली से। फीमेल में जो है कौन यहाँ पे वॉन हुआ है, आर्यना। और यहाँ पे जो कंबाइंड में, जिन्हें हम कहते हैं युगल में, जो है यहाँ पे कौन वॉन हुआ है, तो यहाँ पे आपको देखना मिलेगा रोहन बोपन्ना जो इंडिया से हैं, और मैथ्यूज। और आर्यना जो है कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो बेलारूस से। तो ये एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। तो फीमेल जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है वो किसने वॉन किया था, आर्यना ने, बेलारूस से। और ये जो मैथ्यूज है ये कहाँ से बिलोंग करता है, तो ऑस्ट्रेलिया से। और रोहन जो है कहाँ से बिलोंग करता है, इंडिया से। तो बस ये कॉमन एमसीक्यू है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 हो चुका है, तो इसके रिगार्डिंग आपको जो है छोटा सा चीज़ें, कुछ बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट एमसीक्यू। नेक्स्ट एमसीक्यू आपके सामने कुछ इस प्रकार से है। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स हैज बीन रिटन बाय बुकर प्राइज विनर किरण देसाई। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बुकर पुरस्कार विजेता किरण देसाई द्वारा लिखी गई है। तो देखिए फर्स्ट वन क्या है यहाँ पे, शांताराम। सेकंड, ए फाइन बैलेंस। थर्ड, द ईयर ऑफ रनवेज। डी, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉसेस। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बुकर पुरस्कार विजेता किरण देसाई द्वारा लिखी गई है। तो देखिए यहाँ पे अपना जो करेक्ट आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। तो ये कब मिला था इसको, बुकर पुरस्कार कब मिला था, तो 2006 में जो है इसको यहाँ पे बुकर प्राइज विनर थी ये बुक, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या रहेगा, किरण देसाई का जो कौन सी बुक यहाँ पे जो है बुकर प्राइज विनर रही है, तो द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। तो इन्होंने जो है और भी कुछ बुक्स लिखी थी यहाँ पे किरण देसाई ने। ठीक है, तो उनके बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है। बस अभी जो है क्योंकि इसने यहाँ पे प्राइज विनर है, तो बस इसके बारे में हमें ध्यान रखना है। इनकी माताजी कौन थी, इनकी जो मदर थी उनका क्या नाम है, अनीता देसाई। तो वो भी एक प्रकार से बुक्स वगैरह को यहाँ पे जो है लिखते थे। तो ध्यान रखना कौन सी थी, फास्टिंग फिस्टिंग। तो ये जो है पूछी जा चुकी है, फास्टिंग फिस्टिंग जो बुक है वो किसने रिटर्न की थी, तो अपना आंसर यहाँ पे क्या रहेगा, अनीता देसाई, जो कि किरण देसाई की मदर थी। बस अगर नहीं भी याद रहता कोई बात नहीं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसको ध्यान रखना। 2006 के अंदर बुकर प्राइज विनर यहाँ पे किसको मिला था, किरण देसाई की कौन सी बुक थी, तो द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस को यहाँ पे प्राइज विनर था। अभी एग्जाम में एमसीक्यू पूछा हुआ है, तो इसलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू अपना। When did the first session of Constituent Assembly take place? संविधान सभा का प्रथम सत्र कब शुरू हुआ था, 9 दिसंबर 1946, 16 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1948 और 26 नवंबर 1946। क्या रहेगा अपना करेक्ट आंसर, प्रथम सत्र कब स्टार्ट हुआ था संविधान सभा का।
तो देखिए यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर क्या रहेगा, व्हेन डिड द फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टेक प्लेस। तो अपना करेक्ट आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, 9 दिसंबर 1946 में। तो देखिए नेक्स्ट पूछ लेते हैं कि इसका जो है यहाँ पे स्थापना कब की गई थी संविधान सभा की, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की यहाँ पे स्थापना कब की गई थी, तो ध्यान रखना 6 दिसंबर 1946 में, ठीक है। और ये जो है कहाँ से इसका जो यहाँ पे किस कौन से देश के ऊपर ये आधारित थी, किससे बनाई गई है, अपने किससे प्रेरित होकर बनाई गई थी, ध्यान रखना फ्रेंच। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो 9 दिसंबर को हुई थी, तो इसके फर्स्ट स्पीकर कौन थे, तो ये थे जेबी कृपलानी। नेक्स्ट फर्स्ट इसके जो यहाँ पे अध्यक्ष थे, जो किसको बनाया गया था, तो ये थे सच्चिदानंद। ठीक है, पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे इसके, सच्चिदानंद सिन्हा। तो ये कुछ कॉमन एमसीक्यूज हैं जो हमें पता रखना है अगर यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू पूछा जाए तो फर्स्ट सबसे पहला सत्र कब हुआ था इसका, 9 दिसंबर 1946 को। कब ये जो है स्थापना हुई थी इसकी, तो 6 दिसंबर 1946 को। कौन से देश से इसको प्रेरित करके बनाया गया था, तो फ्रांस से। फर्स्ट स्पीकर कौन थे, जेबी कृपलानी। फर्स्ट पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा। और आपसे पूछ ले कि स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, स्थायी सदस्य। और ये कौन थे, अस्थायी सदस्य। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, हु वॉज द एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। भारत की संविधान सभा का परामर्शदाता कौन था, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर श्री बी एन राव, या फिर डॉक्टर के एम मुंशी। फर्स्ट या फिर भारत की संविधान सभा का परामर्शदाता कौन था, बी आर अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, बी एन राव, या फिर के एम मुंशी। तो एडवाइजर किसको बनाया गया था, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो अपने यहाँ पे क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, श्री बी एन राव को जो यहाँ पे एडवाइजर यहाँ पे बनाया गया था संविधान सभा का। इसके अलावा पूछते हैं फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो अक्टूबर 1947 में बनाया गया था, तो ये किसने बनाया था। आपको अगर पूछे किसने बनाया था इसको, फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो यही थे कौन, श्री बी एन राव ने, जिसमें इन्होंने जो है टोटल 243 आर्टिकल्स जो बनाए थे। ठीक है, जिन्हें हम हिंदी में क्या कहते हैं, अनुच्छेद। ठीक है, संविधान सभा में जो अनुच्छेद वगैरह से हम पढ़ते हैं अपन, तो कॉन्स्टिट्यूशन में सॉरी हम जो अनुच्छेद वगैरह पढ़ते हैं, तो वो फर्स्ट सबसे पहले किसने बनाए थे, श्री बी एन राव ने। कब बनाए थे, 1849 में। सॉरी 47 में। 243 यहाँ पे आर्टिकल्स इन्होंने बताए थे। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया वॉज फॉर्म्ड बाई। तो जो यहाँ पे संविधान सभा का गठन जो है वो जो है किसके द्वारा यहाँ पे किया गया, या फिर किसके प्लान के अंडर यहाँ पे किया गया, क्रिप्स प्रस्तावों के अंतर्गत, या फिर अंडर द क्रिप्स प्रपोजल, अंडर कैबिनेट मिशन प्लान, अंडर द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, या फिर अंडर द
माउंट बेटन प्लान। अब ये सब एमसीक्यूज जो भी मैं आज पढ़ा रहा हूँ पूछे गए एग्जाम में एमसीक्यूज है, ठीक है। प्लीज़ इनको एक बार से लिए जो है कंसंट्रेशन के साथ में देख लीजिए। अपने आप जो है एग्जाम में अपने आप से ये क्या हो जाएंगे, रिकॉल हो जाएंगे, अच्छे से हम इसको समझने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। तो भारत की संविधान सभा का गठन किया गया, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वॉज फॉर्म्ड बाई अंडर द क्रिप्स प्रपोजल, अंडर कैबिनेट मिशन प्लान, अंडर द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, या फिर अंडर द माउंट बेटन प्लान। तो देखिए, क्रिप्स प्रपोजल कब यहाँ पे बनाया गया था, तो 1942 में। तो देखिए, क्रिप्स प्रपोजल जो है कब हुआ था, क्या हुआ था, तो इसका जो टाइम ड्यूरेशन था वो था आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर से। ठीक है, तो इसमें जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो है यहाँ पे जो है इंडिया के जो पीपल्स है, तो इन्होंने मना कर दिया था उन अंग्रेज़ों का साथ देने के लिए। तो उनको इंडियंस को जो है मनाने के लिए, ठीक है, रेडी करने के लिए जो है क्रिप्स प्रपोजल को यहाँ पे लाया गया था। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे अपना इनकरेक्ट रहेगा। करेक्ट आंसर जो अपना यहाँ पे रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी अपने यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत इसको जो है फॉर्म किया गया। तो ये कब यहाँ पे फॉर्म हुई थी, कैबिनेट मिशन प्लान कब आपको देखने को मिला, तो ध्यान रखना ये था मार्च में 1946 और 24 मार्च। ठीक है, तो ये जो है 24 मार्च 1946 को यहाँ पे जो है इसको जो है ये स्टार्ट किया गया था। ठीक है, और इसको जो है पेश कब किया गया था, तो 16 में 1946 को जो है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया वॉज फॉर्म्ड बाई किस किस कौन से प्लान के अंतर्गत हुई थी, तो अंडर कैबिनेट मिशन प्लान। और ये कब यहाँ पे लाया गया था दिल्ली, तो मार्च 1946 में। और इसको कब बनाया गया था, 16 में 1946। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, देखो सिंपल सा है। कैबिनेट मिशन को यहाँ पे जो है कब जो है यहाँ पे लाया गया था, तो मार्च 24 1946 में। और इसके जो प्लान को यहाँ पे कब लॉन्च किया गया था, तो 16 में 1946। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू। तो भारत की संविधान सभा का गठन आपको जो है किया गया था वो किसे, अंडर कैबिनेट मिशन प्लान। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया वॉज फॉर्म्ड बाई अंडर कैबिनेट मिशन प्लान। नेक्स्ट एमसीक्यू, ये जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 और माउंट बेटन जो प्लान है वो भी 1947 से रिलेशन में रखा जाता है। इसका जो यहाँ पे अध्यक्ष कौन था, कैबिनेट मिशन के यहाँ पे अध्यक्ष कौन था, भारतीय संविधान सभा के लिए। ठीक है, अध्यक्ष कौन थे, सदस्य कितने थे, तो देख लीजिए। मेंबर थे, और इसके जो यहाँ पे हेड या फिर जो अध्यक्ष किसको रखा गया, और मेंबर थे 13। और अध्यक्ष जो जे इनके कौन थे, माउंट बेटन। नेक्स्ट एमसीक्यू, who was the chairman of the provincial constitution committee of the constituent assembly। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। ठीक है, तो प्रांतीय समिति का जो अध्यक्ष यहाँ पे कौन था ये पूछा गया है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या फिर सरदार पटेल। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, या फिर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था, मतलब कि जो स्टेट्स वगैरह है उनको भी ध्यान में रखते हुए जो प्रांतीय संविधान समिति बनाई गई थी उनका अध्यक्ष कौन है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर तो किसके थे, ड्राफ्टिंग
कमिटी। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के यहाँ पे जो है ये अध्यक्ष थे। नेक्स्ट, पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपका पंडित जवाहरलाल जी नेहरू प्रांतों के लिए जो है संविधान समिति का अध्यक्ष नहीं थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी नहीं थे। तो करेक्ट आंसर आपका जो क्या रहेगा, सरदार पटेल। तो आप सबको पता होगा सरदार पटेल ने यहाँ पे काफी एक अच्छा योगदान दिया है कि अलग अलग प्रांतों को यहाँ पे क्या इन्होंने क्या किया था, जोड़ने का काम किया था। ठीक है, तो इन्हें यहाँ पे क्या किया गया था, अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडोप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। ठीक है, तो अडोप्टेड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया, कब किया गया? तो ऑन नवंबर 26, 1949 को, 15 अगस्त 1949, अक्टूबर 2, 1949 या फिर नवंबर 15, 1949 को। अंगीकृत का क्या मतलब हो गया कि प्रस्ताव किया गया, पारित किया गया। ठीक है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया मतलब पारित किया गया। क्या आंसर रहेगा अपना? तो देखिए करेक्ट आंसर क्या हुआ आपका यहाँ पे, नवंबर 26, 1949 को। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे पारित हुआ था, अंगीकृत हुआ था, और लागू कब हुआ था आप सबको पता है, ये हुआ था 26 जनवरी, जिसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं। ठीक है, संविधान की यहाँ पे जो स्थापना वगैरह वो सब यहाँ पे कब हुआ था, 26 जनवरी को ये लागू हो गया था। और ये जो है एडॉप्ट कब किया गया था संविधान सभा से, तो नवंबर 26, 1949 में। और 24 जनवरी 1950 को यहाँ पे अंतिम बैठक हुई थी इससे रिलेटेड। तो उसके बाद में जो है टोटल कितनी बैठक हुई थी इसके लिए, तो 165 बैठक टोटल यहाँ पे की गई थी। इसको आपके जो संविधान के रिलेशन के अंदर यहाँ पे जो डिसीजंस लेने थे उनके अंडर। तो लागू कब होता है, तो 26 जनवरी को। और जो है एडॉप्ट कब किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से, तो ऑन नवंबर 26, 1949 को। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना। नेक्स्ट एमसीक्यू आप सभी के सामने, हाउ मेनी टोटल वुमेन मेंबर्स वर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी, कितनी महिला सदस्य थी अपने यहाँ पे, 15, 13, 12 या फिर 10? 15, 13, 12 या फिर 10? तो कुल यहाँ पे महिला सदस्य कितनी थी? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 15 यहाँ पे जो है महिला सदस्य थी। ओके, हाउ मेनी टोटल वुमेन्स मेंबर, टोटल कितनी, 15। तो इसी के साथ ही आज के अपने सेशन को हम कंप्लीट करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको जो है आज का सेशन काफ़ी अच्छा लगा हो, काफ़ी इम्पोर्टेंट अपना यहाँ पे सेशन रखने की कोशिश की है हमने। कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के साथ में डिस्कशन किया गया था। तो क्वेश्चन के साथ में जो डिस्कशन भी किया गया है वो भी आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना क्वेश्चन। तो हो सकता है डिस्कशन में से आपको यहाँ पे कुछ एमसीक्यूज मिल जाए एग्जाम के अंदर। तो थैंक यू सो मच बने रहने के लिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, जो कि अगेन जीके जीएस से रिलेटेड, अपना आरआरबी से रिलेटेड अपना यहाँ पे पैटर्न पे ही एमसीक्यू सेशन रहेगा। सो थैंक यू सो मच बने रहने के लिए। थैंक यू।